हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 24 जो कि 22 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों सामाजिक विज्ञान। और आज हम पढ़ेंगे इतिहास की किताब से पाठ 8 जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद। तो जो पहला टॉपिक है वो है विद्रोह के बाद के साल। अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित हैं। तो क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी तो उसके बाद अंग्रेज़ समझ गए थे कि जिस तरीके से हम शासन चला रहे हैं और जो नीतियां हम बना रहे हैं उन्हें बदलना ज़रूरी है, वरना हम इस तरीके से शासन नहीं चला पाएंगे। तो उन्होंने जो बदलाव किए हम वो समझते हैं। पहला है कि ब्रिटिश संसद ने 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। यानी कि एक कानून पास किया गया 1858 में और ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जितने अधिकार थे वो सारे के सारे अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, यानी जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट होती है तो ऐसे ब्रिटिश में जो पार्लियामेंट थी ब्रिटेन में, उनके किसी एक सदस्य को यानी एक मिनिस्टर को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया था। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। तो देखो, एक भारत मंत्री बनाया गया और इस मंत्री को सलाह देने के लिए एक पूरी कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया इंडिया काउंसिल। ठीक है। उसके बाद है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दे दिया गया, यानी पहले जिन्हें गवर्नर जनरल कहा जाता था अब उन्हें कहा जाने लग गया वायसराय। इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। यानी कि अब ये कहा गया कि ये जो वायसराय हैं इनका कंपनी से कुछ लेना देना नहीं है, ये राजा या रानी के अपने खुद के प्रतिनिधि हैं, यानी ये जो बात कह रहे हैं वो राजा या रानी के द्वारा कही गई है। ठीक है। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज अधिकृत भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली, यानी भारत के पर शासन करने की जिम्मेदारी अब अंग्रेज जो सरकार है उसके हाथ में ही आ गई और कंपनी के हाथों से सत्ता निकल गई। तीसरा था कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। देखो, हमने देखा है, पहले भी पढ़ा है कि कंपनी नए नए भू क्षेत्र को अपने कब्जे में ले रही थी, पर जो यहाँ पे जो नियम चेंज किए गए उसमें ये कहा गया कि अब किसी भी भू क्षेत्र को ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं लिया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशज, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को सौंपने की छूट दे दी गई। यानी कि जहाँ पे जो राजा है वो वहीं पे शासन करेगा, वो चाहे तो अपने बेटे को या अपने दत्तक पुत्र को यानी अडॉप्टेड सन को भी अपनी सत्ता सौंप सकता है। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करें। तो इन्होंने ये कहा कि आप जहाँ पे शासन कर रहे हैं कर सकते हैं, पर आप ये माने कि आपका जो हेड है वो ब्रिटेन की रानी है। इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब ये था कि भारत के में जो अलग अलग राजा रजवाड़े थे वो यहाँ पे शासन चला सकते थे, पर वो ब्रिटेन की जो रानी थी उससे नीचे थे, उसके अधीन थे। ठीक है। आगे और क्या क्या बदलाव किए गए। सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। तो देखो, 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें इन प्रांतों से सिपाही जो थे वो ज़्यादा थे, तो अब इन्होंने फैसला ये लिया कि इन प्रांतों से अब सिपाहियों को कम लिया जाएगा और गोरखाओं को, सिखों को और पठानों को ज़्यादा से ज़्यादा सेना में भर्ती किया जाएगा और सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया जाएगा। ठीक है। मुसलमानों की संपत्ति और ज़मीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई। उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया है।
तो अंग्रेज़ों का क्योंकि मानना था कि 1857 का विद्रोह जो शुरू किया गया है उसमें से ज़्यादातर लीडर्स हैं वो मुसलमान हैं, इसलिए ही मुसलमानों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया गया था। अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। अब फाइनली उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि भारत में लोग जिस तरीके से रहते हैं, उनकी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं उसको वो आहत नहीं करेंगे, उनके रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे और उन्हें उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उसके बाद है भूस्वामियों और ज़मींदारों की रक्षा करने तथा ज़मीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियाँ बनाई गईं। तो वो नीतियाँ भी बनाई गईं जिससे कि जो भूस्वामी हैं और ज़मींदार हैं वो उसी पद पर कायम रहें और उनको यकीन हो जाए कि उनके साथ कुछ गलत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो ये हमने देखा कि 1857 की क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव किए गए अंग्रेज़ों के द्वारा उनकी नीतियों में, उनके तरीक़ों में। अब इसके बाद हमें 4 प्रश्न दे रखे हैं जिनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के पश्चात अंग्रेज़ों ने अपनी शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए। तो शासन व्यवस्था में क्या बदलाव किए थे, तो आप इसके लिए पहला और दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड पॉइंट, क्योंकि शासन व्यवस्था में इन्होंने यही बदलाव किया कि पहले जो शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था अब वो ब्रिटिश साम्राज्य के पास चला गया और साम्राज्य ने क्या किया, एक भारत मंत्री नियुक्त किया और उसको सलाह देने के लिए एक इंडिया काउंसिल बना दिया गया। ठीक है, पहला बदलाव ये था। दूसरा बदलाव ये था कि जो पहले गवर्नर जनरल थे अब उनका नाम वाइसराय कर दिया गया और ये इंग्लैंड के राजा या रानी जो भी हुआ करते थे उनके निजी प्रतिनिधि थे। ठीक है, तो ये बदलाव किया गया था। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लिख देंगे। दूसरा है कि आपके विचार से अंग्रेज़ों ने ये बदलाव क्यों किए होंगे। तो अंग्रेज़ों ने ये बदलाव क्यों किए हैं, इसको आपको अपने विचार के अनुसार लिखना है। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको लिखकर फिर दिखाती हूँ। तो बच्चों दूसरे प्रश्न का आप उत्तर लिखेंगे कि अंग्रेज़ों ने ये बदलाव इसलिए किए होंगे जिससे भविष्य में ऐसा कोई विद्रोह ना हो। ठीक है, और तीसरा प्रश्न है कि 1857 के पश्चात सेना में क्या नए बदलाव किए गए। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें बता रखा है कि सेना में क्या नए बदलाव किए गए थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम किया गया था, साथ ही साथ गोरखा, सिखों और पठानों को ज़्यादा इन क्षेत्रों से ज़्यादा सिपाही भर्ती किए जाने वाले थे ये लोग। ठीक है, और चौथा प्रश्न है कि विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे, टिप्पणी कीजिए। तो आप यहाँ पे पहले तो यही लाइन लिख देंगे कि विद्रोह के परिणाम दूरगामी और सभी आयामों को प्रभावित करने वाले थे। उसके बाद आप लिखेंगे जैसे, और जैसे के बाद आप 2 पॉइंट्स लिखेंगे यहाँ पे। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे कि अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाज का सम्मान करेंगे, यह आ जाएगा फर्स्ट पॉइंट। इसके अलावा आप एक पॉइंट और लिखेंगे, वो ये है कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भूक्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा और उन्हें अपनी रियासत को अपने तरीके से चलाने का पूरा अधिकार था। बस ये था कि वो अपनी सत्ता ये स्वीकार करेंगे कि वो ब्रिटेन की जो महारानी है उनके अधीन चला रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा इसका फर्स्ट पॉइंट और ये आ जाएगा सेकंड पॉइंट, और ये दोनों ही कौन से प्रश्न के उत्तर हैं, तो 4th प्रश्न का आंसर है ये। ठीक है बच्चों, तो ये थी आज की हमारी सोशल साइंस की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। बेटा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।